नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पिछली क्लास में हमने महाराणा संग्राम सिंह का अध्ययन किया है। हमने देखा था कि खानवा के युद्ध के बाद 30 जनवरी 1528 को महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि उनके पुत्र जो हैं उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, तो किस प्रकार से उत्तराधिकारी संघर्ष में सफल होंगे और कौन सफल होगा और कैसे मेवाड़ के साम्राज्य को लेकर चलेंगे। यानी कि मेवाड़ का साम्राज्य अभी मुगलों के अधीन नहीं है, मुगलों की अधीनता में है नहीं। महाराणा संग्राम सिंह हारे हैं पर मेवाड़ अभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेवाड़ से संघर्ष, मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष चलता ही रहेगा। उसकी हम बात करें तो देखिए, हमने अध्ययन किया था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के पुत्र एक है रतन सिंह, एक है भोजराज, विक्रमादित्य और है उदय सिंह। ये दोनों जो हैं ये दोनों हैं रानी कर्मावती के पुत्र। किसके पुत्र है भाई? रानी कर्मावती के। ठीक है, ये दोनों अन्य रानी के पुत्र हैं। इनमें से भोजराज की, हम ही जानते हैं भोजराज की मृत्यु तो बहुत पूर्व ही हो गई थी। भोजराज की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो अब 3वें उत्तराधिकारी संघर्ष होगा कि कौन राजा बनेगा। इस आधार पर देखा जाए तो बड़ा बचा हुआ है वो कौन है? रतन सिंह। ठीक है, तो संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में क्या उनकी पत्नी रानी कर्मावती ने जौहर किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस रानी कर्मावती को अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंता थी। चिंता इसलिए थी कि बगल में कौन है? रतन सिंह। ये अलग माँ का पुत्र है, वो अलग है, तो इनमें संघर्ष होगा। रानी कर्मावती होगी तो कम से कम अपने पुत्रों के लिए सत्ता का प्रशासक बन सकती है, सत्ता को संभाल सकती है अपने पुत्रों को। तो देखिए, अब देखिए रतन सिंह शासक बनता है तो हम चर्चा कर लेते हैं। रतन सिंह क्या कब बना, कब तक रहा? रतन सिंह शासक बन गया 1528 में, और 1528 से लेकर कब तक रहा? 1531 तक। 1528 से 1531 तक शासक रहा। पर रतन सिंह के काल में ऐसी कोई घटना नहीं है जो परीक्षा से संबंधित हो या जो पढ़ने लायक हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रतन सिंह का संघर्ष बूंदी के राजाओं से रहता था। बूंदी के शासक उस समय जो बूंदी का शासक था उसका नाम था सूरजमल। से क्या था? संघर्ष। रतन सिंह का बूंदी के शासक सूरजमल से संघर्ष था। और एक दिन ये रतन सिंह और सूरजमल किसी त्योहार में, ऐसा कोई पर्व है उसमें जंगल में शिकार करने चले गए। अपने जो विरोधाभाव है, मित्रतापूर्ण व्यवहार, बाहर का दिखावा है वो करके, तो सूरजमल ने जंगल में ही रतन सिंह की क्या कर दी? हत्या। इसलिए रतन सिंह के अंदर हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। भोजराज है नहीं, वो पहले मर गए। तो इस आधार पर शासक कौन बनेंगे? विक्रमादित्य। तो हमें अध्ययन किसका करना है भाई? विक्रमादित्य का। हम विक्रमादित्य का अध्ययन करते हैं। विक्रमादित्य कब शासक बना? 1531। कब तक रहा? 1536 तक। 1531 से 1536, ठीक है, शासक बन गया। तो इसकी संरक्षिका कौन थी? कर्मावती। विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन है भाई? कर्मावती। कर्मावती है कौन? विक्रमादित्य की माँ। अब देखो, विक्रमादित्य शासक तो बन गया। विक्रमादित्य के काल में एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि इस विक्रमादित्य के काल में गुजरात के शासक
बहादुर शाह ने आक्रमण किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया? आक्रमण। कहाँ पर किया? मेवाड़ पर। और मेवाड़ का राजा कौन है? विक्रमादित्य। अब कितने आक्रमण किए उनकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। शासक बहादुर शाह ने 2 आक्रमण किए। कितने किए? 2। एक आक्रमण किया 1533 में, पहला आक्रमण। 1533 में कौन सा आक्रमण? पहला आक्रमण 1533 में किया। 1534 में दूसरा आक्रमण। पहले आक्रमण में तो किसी भी तरीके से विक्रमादित्य ने या रानी कर्मावती, माता कर्मावती, राजमाता, इनके सहयोग से प्रथम आक्रमण में तो गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम को यहाँ से कैसे भी करके टाल दिया, बीच बचाव हो गया। पर जब दूसरा आक्रमण किया 1534 में, दूसरा आक्रमण किया तो देखो क्या हुआ। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे रानी कर्मावती ने हुमायूं, जो जिस बाबर ने महाराणा संग्राम सिंह को जीता था, खानवा युद्ध में जीता था, उसका पुत्र है हुमायूं। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, ऐसी धारणा है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, राखी भेजी सहायता के लिए कि भाई जो पहले हो गया खानवा के युद्ध में, जो जहाँ भी वो हुआ जो हुआ, अब आप हमारी सहायता करें। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस समय तो राखी रख ली, लेकिन समय पर पहुँचे नहीं पाया। अब इसमें भी एक बात है, क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि उस समय 1533-34 में उस समय वो कालिंजर के अभियान में व्यस्त था। और दूसरा भी और भी कुछ कारण हो सकता है। और कारण ये है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं जो है वो सहायता करने के लिए आया भी था और सारंगपुर तक पहुंचा, गुजरात के क्षेत्र में पहुंचा था उस समय। जब बहादुर शाह को पता लगा कि हुमायूं पीछे पीछे आ रहा है, तो बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा कि मैं खुदा का नेक काम कर रहा हूँ, मैं काफिरों का वध कर रहा हूँ और तू उसमें अड़चन पैदा कर रहा है, तो तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हुमायूं ने क्या किया, वहाँ से वापसी की कि ठीक है तू कर काम, अपन तो बाद में भी लड़ लेंगे, भाई भाई हैं। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, किंतु हुमायूं ने सुरक्षा नहीं की या हुमायूं पहुंचा नहीं। हुमायूं नहीं पहुंचा तो रानी कर्मावती ने और क्या काम किया, विक्रमादित्य जो अभी छोटा ही है और उसके साथ कौन है, उदय सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को, विक्रमादित्य उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। कहाँ भेज दिया, बूंदी। क्यों? बूंदी में रानी कर्मावती का पीहर था। रानी कर्मावती का पीहर कहाँ था, बूंदी, इसलिए बूंदी भेज दिया सुरक्षित जगह पर। अब किले की सुरक्षा कौन करे, ये भी तो समस्या है। तो किले की सुरक्षा, किले की सुरक्षा कौन करे भाई, देवलिया का, एक जगह है आज के दिन प्रतापगढ़ में, देवलिया का बाघ सिंह। किले की सुरक्षा कौन कर रहा है, देवलिया का बाघ सिंह, क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को भेज दिया गया। कहाँ, बूंदी में। रानी कर्मावती ने, देवलिया का बाघ सिंह ने किले की सुरक्षा की। किले की सुरक्षा करते करते हमने बात करें, इसने केसरिया किया। क्या किया, केसरिया, यानी कि वो मारा गया। तो रानी कर्मावती ने जौहर किया। अब जौहर किया है रानी कर्मावती ने, पहले वाले युद्ध में, सांगा व खानवा वाले युद्ध में उसने जौहर नहीं किया था, अब किया था। तो ये हो जाएगा मेवाड़ का दूसरा साका। मेवाड़ का कौन सा साका हो गया, दूसरा। साका में क्या होता है, शासक वर्ग जो है वो केसरिया धारण करता है और जो रानी है वो क्या करती हैं, जौहर। तो रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया, रानी कर्मावती ने क्या कर लिया, जौहर। और जो देवलिया का बाघ सिंह था, देवलिया प्रतापगढ़ में है, देवलिया का बाघ सिंह जो है उसने केसरिया धारण किया। इस प्रकार से ये मेवाड़ का दूसरा साका। हम थोड़ा पीछे याद करें तो मेवाड़ का प्रथम साका ध्यान में आएगा, जिस समय
मेवाड़ का शासक था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो वो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? दूसरा। ठीक है, अब जौहर भी हो गया। अब देखो अपने एक बात ध्यान में आई कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, इसका मतलब ये हुआ कि मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया होगा, फिर इनके पास मेवाड़ कैसे आ गया विक्रमादित्य के पास, इनके पास दोबारा कैसे आएगा? तो देखिए, हुमायूं ने कुछ दिन के बाद गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं ने किस पर आक्रमण किया? गुजरात पर। तो बहादुर शाह को मेवाड़ गुजरात आना पड़ा। क्या करना पड़ा? गुजरात आना पड़ा। 1535 में वापस चला गया। अब देखो इस बात पर इतिहासकार एक लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जो है एक मंदबुद्धि टाइप का आदमी है, यहाँ अगर राजपूतों की सहायता कर देता तो उसको दर दर भटकना नहीं पड़ता, किंतु उसने राजपूतों की सहायता नहीं की, इसलिए दर दर भटकता रहा। तो उसने लिखा है लेनपुल ने कि हुमायूं के हाथ में गुजरात और मालवा पके हुए फल की भांति आए और चले गए। यानी अगर वो रानी कर्मावती का साथ देता तो गुजरात हमेशा हमेशा के लिए हुमायूं का हो जाता, लेकिन अब हुमायूं का साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए हुमायूं के हाथ से गुजरात वापस छूट गया और गुजरात को फिर से किसने जीत लिया? बहादुर शाह ने। तो हुमायूं फिर से दिल्ली की तरफ चला गया। अब देखो जौहर हो लिया, सारे काम हो लिए, तो विक्रमादित्य को पुनः बूंदी से बुलाया गया। विक्रमादित्य को पुनः कहाँ से बुलाया गया? बूंदी से। कहाँ से बुलाया गया भाई? बूंदी से बुला लिया गया, क्योंकि बूंदी में सुरक्षित उसकी थोड़ी मृत्यु हुई है। किंतु क्या हुआ? 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की। 1536 में बनवीर ने क्या किया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब ये बनवीर कौन है? ये एक नया झंझट हमारे सामने है। तो देखते हैं बनवीर कौन है। हमने पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक सिसोदिया शासक था, महाराणा संग्राम सिंह का भाई, उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इसकी एक दासी थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी, दासी का नाम था पूतल दे। दासी का नाम क्या था? पूतल दे। इसी पूतल दे का पुत्र कौन था? बनवीर। इसको भी लग रहा था कि मैं भी तो एक तरीके से राजवंश का ही अंश हूँ, मैं भी तो राजाओं का ही अंश हूँ, तो ये छोटे छोटे अब मौका है तो शासक बन लो इस समय। इसलिए 1536 में उसने विक्रमादित्य की हत्या की और विक्रमादित्य के छोटे भाई जिनका नाम है उदय सिंह की हत्या करने नग्गी तलवार लेकर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? चित्तौड़गढ़। उस समय उदय सिंह की धाय माँ थी जिनका नाम था पन्ना धाय। क्या नाम भाई? पन्ना धाय। तो राजस्थान के इतिहास में पुरुष ही नहीं महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के इतिहास में, और ऐसा ही योगदान है पन्ना धाय का। पन्ना धाय ने क्या किया? उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया, और बचा के कहाँ ले गई? वो ले गई कुंभलगढ़ में, जहाँ सुरक्षित रूप से उसको साल 2 साल पालन पोषण करके और कुंभलगढ़ में ही उसको शासक घोषित किया। तो अगली बात करेंगे हम, यानी कि बनवीर शासक, तो बनवीर भी बना है 1 साल के लिए, लेकिन बनवीर के काल में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसलिए हम सीधी बात करेंगे उदय सिंह की। किसकी चर्चा करें भाई? उदय सिंह की।
उदय सिंह। इसके बारे में गौरीशंकर ओझा ने लिखा है कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच एक बीच की कड़ी है, और वो बीच की जो कमजोर कड़ी है ना, वो कौन है? उदय सिंह। ऐसा लिखा है गौरीशंकर ओझा ने, यानी कि उदय सिंह को कमजोर माना है। जैसे अमर सिंह की बात करेंगे ना, तो महाराणा प्रताप को अमर सिंह के बारे में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर है वैसे अमर सिंह वीर है, वीर पिता का वीर पुत्र अमर सिंह, ऐसे इसके बारे में नहीं माना गया, इसको कायरता के रूप में देखा गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो कायरता नहीं है, वो समय को देखते हुए परिस्थिति को समझने की बात है। तो उदय सिंह शासक बना, कब बनेगा? 1537 में शासक बन जाएगा, और 1537 से कब तक शासक रहेगा? 1572 तक। 1537 से 1572 तक उदय सिंह का कालक्रम होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात उदय सिंह का, सबसे पहली बात हम बात करते हैं धाय माँ, पन्ना धाय। धाय माँ कौन है भाई? पन्ना धाय। ठीक है, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी, अपने पुत्र चंदन की बलि दी, और तलवार के एक ही वार से बनवीर ने चंदन की गर्दन अलग कर दी। लेकिन वो महिला, उस महिला के बारे में हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं हम? सामने पता है कि पुत्र खत्म हो गया, लेकिन आंख से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि तब भी उसे खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि मैं शायद इस वंश के चिराग को बचा पाऊंगी, ये खुशी थी। तो पन्नाधाय उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में पहली बार कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। कहाँ हुआ भाई? कुंभलगढ़। इस समय किसकी सहायता से हुआ कुंभलगढ़ में? राव मालदेव की सहायता से। मारवाड़ का राजा राव कौन है? मालदेव। मारवाड़ के राजा राव मालदेव की सहायता से कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक हो गया। 2 बार हुआ था। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। इस किले की जब उदय सिंह रहते थे तो किलेदार, कुंभलगढ़ का किलेदार जिसने उदय सिंह को सुरक्षित रखा, वो था आसा देवपुरा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि कुंभलगढ़ में उदय सिंह की सुरक्षा करने वाला वो किलेदार कौन था? उसका नाम था आसा देवपुरा। इन दोनों, पन्नाधाय और इन दोनों ने मिलकर उदय सिंह को सुरक्षित रखा। ठीक है। अब 1540 में मावली आज के दिन उदयपुर में है। आज के दिन कहाँ है भाई मावली? उदयपुर में। ये जो मावली स्थान है, मावली उदयपुर, इस मावली में 1540 में मावली में उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की। ये लो, तो बनवीर कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। और उदय सिंह कहाँ था? कुंभलगढ़ में। अब अगर बनवीर की हत्या हो गई तो उदय सिंह कहाँ चला जाएगा? चित्तौड़गढ़। जब उदय सिंह चित्तौड़गढ़ चला जाएगा तो उसका दूसरा राज्याभिषेक हो जाएगा। पहला राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हो रखा है, दूसरा राज्याभिषेक 1540 में हो जाएगा। उदय सिंह ने बनवीर की क्या कर दी? हत्या 1540 में, और चित्तौड़गढ़ का शासक बन गया। शासक बना ही था और समस्या आ पड़ी। नए नए शासक बने, अपनी इतनी सुरक्षा करने में पता नहीं सक्षम हैं कि नहीं है, और उसी समय समस्या आ पड़ी। और समस्या क्या आई? अफगान शासक की 1544 में। 1544 में वो अफगान शासक कौन है? शेर शाह सूरी का आक्रमण। शेरशाह सूरी का मेवाड़ पर आक्रमण की योजना हुई, आक्रमण किया। इतना बड़ा कोई मारकाट हुई नहीं थी, क्यों नहीं हुई थी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो 1544 में शेरशाह सूरी का आक्रमण उदय सिंह ने
अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह ने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार, क्योंकि वो भी जानते थे, उदय सिंह भी, कि भाई सुरक्षित रहना है, स्थायी रूप से रहना है, तो कुछ दिन अभी हो सकता है हमारे पास लड़ने के लिए इतने साधन सक्षम नहीं है, तो क्या करें, तो फिर दिमाग का प्रयोग करें। इसी वजह से कुछ इतिहासकार कायर मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई परिस्थिति को समझना है, ये इस समय जब हम लड़ने की पोजीशन में नहीं है और बिना बात में लड़कर अपने आप को समाप्त करें तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पर कही जाती हैं। उदय सिंह ने, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया, ये अफगान शासक है, दूसरे अफगान साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब नेक्स्ट बात, इस समय शेरशाह का प्रतिनिधि, शेरशाह ने अपना प्रतिनिधि यहाँ रखा, उसका नाम है खवास खां। क्या नाम है भाई? खवास खां। नेक्स्ट बात, 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना। उदय सिंह ने 1589 में क्या की? उदयपुर नगर की स्थापना। और साथ में क्या किया? उदय सागर झील का भी क्या किया भाई? निर्माण। उदय सागर झील का भी क्या कर दिया? निर्माण। किसने किया? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। उदयपुर नगर की स्थापना करके और उसे अपना क्या बना लिया? राजधानी। क्या बना लिया भाई? राजधानी। तो अगर ऐसा प्रश्न पहली बार स्टार्टिंग में प्रश्न आ जाए कि गोहिल वंश के शासकों की प्रथम राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी आहड़, तीसरी राजधानी चित्तौड़, फिर इस पर चौथी राजधानी उदयपुर, फिर इस प्रकार से राजधानी होती रहेंगी, फिर कुंभलगढ़, गोगुंदा, इस प्रकार से राजधानी बदलती रहेंगी। तो 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना की और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। इस प्रकार से उदय सिंह अपने साम्राज्य को कैसे भी बचाकर रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नई नई जगह, नए केंद्र में जाएं, हो सकता है वहाँ कोई आक्रमणकारी न आए। लेकिन आपको ध्यान में हो तो मुगल वंश भी चल रहा है, ये शेरशाह सूरी। चलो यहाँ प्रश्न कर लेते हैं एक, क्या उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? बताएं। उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की? आप समझेंगे शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी क्या है? अफगान। एक पठान है, एक अफगान है, मुगल नहीं है। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला पहला राजा कौन? उदय सिंह। क्योंकि अकबर के समकालीन 3 हैं, उधर दिल्ली का राजा अकबर, तो इधर उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उनका पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जहांगीर की थी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है इनके काल में? तो लो, अब सीधी सी बात है, अकबर का ही आक्रमण होगा। अकबर का आक्रमण 1567 में अकबर ने घेरा डाल दिया था और ये अभियान चलता रहा कब तक? 1568 तक। जब अकबर का आक्रमण हुआ तो देखिए, ये किला है चित्तौड़गढ़, अकबर का आक्रमण हो गया। इस समय रानी कर्मावती भी नहीं है, क्योंकि उसने भी जौहर कर लिया। तो अब समस्या है, अब क्या किया जाए? उदय सिंह, अकबर का आक्रमण जब हुआ तो एक एक बात को लेकर चलेंगे। उदय सिंह जंगलों में चला गया। अब कायरता की 2 बातें हो गई। उदय सिंह एक बार यहाँ जंगलों में चला गया। इतिहासकार मानते हैं ऐसे कि भाई, कुछ इतिहासकार कायरता में बात करते हैं कि उदय सिंह कायर थे, कुछ कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार समझते हैं। तो वो इसी आधार पर कहते हैं किले का भार किसके पास रहा? जयमल व
फत्ता। किले का भार किसके पास है भाई? जयमल व फत्ता। फत्ता सिसोदिया है मेवाड़ का। फत्ता सिसोदिया कहाँ का है? मेवाड़ का। मेवाड़। तो प्रश्न पूछ सकता है जयमल कहाँ का था? जयमल है मेड़ता का शासक। जयमल कहाँ का शासक है? मेड़ता का। तो इस आक्रमण से पूर्व अकबर ने मेड़ता पर ही आक्रमण किया था कि या तो अधीनता स्वीकार कर ले या फिर मर ले, सीधी सी बात है। तो जयमल ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर ने मेड़ता को जीत लिया था। तो जयमल भागकर कहाँ आ गया था? उदय सिंह के पास। अब अकबर पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। ठीक है, यही फत्ता के साथ में एक व्यक्ति और है, और वो है वीर, यहाँ ले लेते हैं कल्लाजी राठौड़। इन व्यक्तियों के पास किले का भार है, किले की सुरक्षा करनी है। ठीक है, अब युद्ध हुआ तो देखिए इस प्रकार से अकबर के साथ कौन था? अकबर के साथ भगवंत दास। अकबर के साथ कौन था भाई? भगवंत दास। कहा जाता है आमेर के शासक थे और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी, खुद कर रखी, तो औरों की भी करवा रहे अधीनता स्वीकार। तो अकबर के आमेर के शासक भगवंत दास अकबर के साथ थे। उसी ने सलाह दी थी कि घेरा ना उठा जाए, लास्ट तक कोशिश करेंगे तो जीत हासिल करेंगे। तो अकबर ने इस किले के बगल में एक ऊंची मीनार सी बनवाई थी और उसके ऊपर ये बैठ कर ही देख रहे थे कि भाई अंदर की परिस्थिति क्या है। वो लोग किले के अंदर हैं, ये लोग तो किले की परिस्थिति देखते रहे। दरवाज़ा इस तरीके से, तो क्या होता था दिन में तोपों से चित्तौड़गढ़ की किले की जो बाहरी दीवारें हैं वह तोड़ दी जाती थी। पर रात को राजपूत लोग क्या करते थे? रात को उन दीवारों को फिर से निर्माण करते थे। वो सुबह तोड़ते, वो रात को फिर बनाते थे, वो सुबह तोड़ते, वो रात को फिर बनाते। ऐसी ही कंडीशन में एक दिन क्या हुआ? अकबर के पास एक बंदूक थी, उसका नाम था संग्राम। अकबर की संग्राम बंदूक से जयमल घायल हुआ था। अब ऐसे लगने लग गया राजपूतों को कि कितने एक दिन अंदर रहेंगे ऐसे। तो कायरता की बजाय हम क्या करें? दरवाजे खोले जाएं, युद्ध किए जाएं। तो देखिए ये सारे राजपूत जो है उन्होंने केसरिया धारण किया और युद्ध क्षेत्र से बाहर आए। तो जैसे ये दरवाज़ा है, ये क्या है? दरवाज़ा किले का। इस पर एक तरफ यहाँ जयमल और एक तरफ कौन है? फत्ता। जयमल ने अपने कंधे पर बिठा रखा है किसको? कल्ला राठौड़ को। इस दरवाजे के अंदर मुगल सैनिकों को प्रवेश नहीं होने दे रहे, लगातार मार काट रहे हैं। अकबर इस परिस्थिति को देख रहा है कि जिनका शासक यहाँ नहीं है वो लोग इतने हौसले से लड़ रहे हैं, हमारे तो शासक होते समय भी इधर उधर चले जाते हैं। तो उनकी वीरता से अकबर प्रभावित हुआ। हाँ, नेक्स्ट बात, दुर्ग को 25 फरवरी 1568 को जीता गया। कौन जीतेगा? अकबर। यानी कि अब चित्तौड़गढ़ अकबर के हाथ में चला गया। इसके बाद इसका मतलब महाराणा प्रताप और ये राजा होंगे तब उनके पास चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। आपने कहावत भी सुनी होगी कि महाराणा प्रताप ने शासक बनते ही ये कसम या सौगंध ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ को मैं आज़ाद नहीं करा दूं मैं महलों में नहीं रहूँगा। इस प्रकार से तो दुर्ग के दरवाजे पर एक तरफ था यहाँ पर जयमल और एक तरफ कौन था? फत्ता। जयमल और फत्ता दोनों ही ने केसरिया धारण किया। दोनों ने क्या किया भाई? केसरिया। फत्ता की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर, इसने क्या कर लिया? जौहर। जब तक जयमल और फत्ता जिंदा थे तब तक मुगल सैनिकों को दुर्ग के अंदर आने नहीं दिया गया। लेकिन जब जयमल और फत्ता मारे गए तब मुगल सैनिक दुर्ग के अंदर घुसे और उन्होंने हिंदुओं का कत्ले आम शुरू कर दिया। अब उदय सिंह कहाँ जाएं ये भी समस्या है। यानी कि चित्तौड़गढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़
मुगलों के अधीन हो गया, मुगलों के अधीन। कौन हुआ? चित्तौड़गढ़, राजा नहीं हुआ। ध्यान रखें, उदय सिंह ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। मुगलों की अधीनता स्वीकार उन्होंने अफगानों की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, तो उदय सिंह क्या करेंगे? उदय सिंह की बात कर रहे हैं। युद्ध होने के बाद उदय सिंह चित्तौड़गढ़ नहीं जा सकते, चित्तौड़गढ़ जीत लिया गया, कुंभलगढ़ जाएंगे, पर कुंभलगढ़ पर भी बार बार अकबर का आक्रमण होगा, इसलिए लास्ट में उदय सिंह जो है वो गोगुंदा चले गए। उदय सिंह कहाँ चले गए? गोगुंदा चले गए। और गोगुंदा में रहते रहते ही, कहाँ रहते हुए? गोगुंदा। गोगुंदा में रहते रहते 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई। ये जो दिन है 28 फरवरी 1572, ये दिन होली का दिन था। क्या था भाई? होली का। ये दिन होली का दिन था। इस दिन उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब उदय सिंह ने मरने से पूर्व ही शासक घोषित कर रखा था। और शासक किसको घोषित कर रखा है? यानी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था जगमाल को, जबकि समस्त मेवाड़ी सरदारों को पसंद था महाराणा प्रताप। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप जो मिलनसार था, हर व्यक्तियों से मिलनसार और योग्य था, कुशल था, लेकिन उदय सिंह ने अपनी एक भटियानी रानी थी, उसका नाम था धीरबाई, उससे प्रभावित होकर और जगमाल को शासक घोषित कर दिया। तो राजनीति होगी, कुछ ना कुछ उत्तराधिकारी छोटा मोटा संघर्ष होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम यहाँ आज हमने पढ़ा है उदय सिंह तक। अब नेक्स्ट क्लास की हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, एक सूरवीर का परिचय, वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर, एक ऐसे शासक जिन्होंने जीवन भर संघर्ष का रास्ता चुना है। रास्ते अलग अलग होते हैं, कोई ये कहे कि भाई सरल रास्ता चुन लो, आराम से रहो, लेकिन महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना और जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। वो प्रत्येक राजस्थानी, प्रत्येक भारतीयों के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों।